नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम मिथ राजन पर। यहाँ पर देखने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए पर्यावरण के अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग लास्ट तक रहें और इस बेहतरीन वीडियो का लाभ उठाएं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह है और अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो यह श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले पहला प्रश्न, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? 4 ऑप्शन हैं, तो सही आंसर का फ्रेंड्स आप चयन करें। तो सही उत्तर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर होगा असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी ऑप्शंस में हैं अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। तो हमें सबसे पहले समझना होगा सभी को बारी बारी से। उत्पादक क्या होते हैं? सभी प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ऐसे पौधे प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। अब अगर बात की जाए उपभोक्ता की, तो सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं, अर्थात किस पर? उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। और भोज्य निर्भरता के आधार पर इन्हें कई श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी की उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी की उपभोक्ता। सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और वे सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के वर्ग में रखा गया है। और वे सभी जीव जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें तृतीय श्रेणी या शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं, जैसे बाज, गिद्ध, शेर इत्यादि। और लास्ट अपघटक। अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सभी मृत जीवों जैसे वनस्पतियों और जंतुओं को उनके पार्थिव अवयवों में तोड़ देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सही क्रम क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्पादक, उपभोक्ता और फिर अपघटक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य के गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 150 ग्राम। दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, मर्ग घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में घास भूमि के छोटे क्षेत्रों को मर्ग कहा जाता है, ठीक है। वह घास भूमि जिसका प्रयोग जानवर चराने के लिए किया जाता है, उसे चारागाह भी कहते हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं? मर्ग घास मैदान। और खासकर यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में यह मैदान, मर्ग घास मैदान, पाए जाते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवण नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। वनों को जलाना पृथ्वी के लिए घातक है और यह जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। स्वयं कृषि क्रियाकलाप से भी हो रहा है और एरोसोल कैन के उपयोग से भी। तो आंसर होगा उपयोग सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो सही उत्तर फ्रेंड्स हो जाएगा टॉन्सले। किसकी परिभाषा है? टॉन्सले की। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पैरामीशियम में संवेदी अंग कौन सा है? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सीलिया। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को कब मान्यता मिली? तो सही उत्तर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए 1986। अगला प्रश्न देखते हैं, जल शोधन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर।
जल शोधन में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का भी किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का भी किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक संवैधानिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए। तो सही उत्तर होगा डी 1974। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से कौन रोकता है? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजोन परत। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, जब अचानक ही एक गहरी पानी की झील में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण वन्य जीवों, पशुओं व मनुष्यों के दम घुटने लगे व झील में सुनामी का खतरा बढ़ जाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन का और पूछा गया प्रश्न है। तो इसे हम क्या कहते हैं और ये क्यों होता है? इसे हम कहते हैं लिम्निक इरप्शन। लिम्निक इरप्शन तब होते हैं जब अचानक ही एक गहरे पानी की झील में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगे। इससे वन्यजीव, पशुओं और मनुष्यों का दम घुटने का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार के रिसाव से झील में सुनामी भी आ सकती है, क्योंकि उठती हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल को विस्थापित करती है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि भूस्खलन, ज्वालामुखी गतिविधि या विस्फोट एक रिसाव का इसका कारण हो सकता है। और आज तक के इतिहास में अब तक सिर्फ 2 लिम्निक रिसाव ही देखे गए, जिसमें सबसे बड़ा लिम्निक इरप्शन है जो देखा गया 1984 में कैमरून में मोनोइन झील में, जिसमें लिम्निक रिसाव में लगभग 37 लोग मारे गए थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस स्थिति को क्या कहते हैं? लिम्निक इरप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक भैंस किस राज्य में है? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में वन संरक्षण कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत सरकार ने वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का विनाश और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना था। इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात कोई भी वन भूमि केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना गैर वन भूमि या किसी भी अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती थी, न ही अनारक्षित की जा सकती थी। तो उत्तर होगा बी 1980 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, वनों ने भारत के विचार और भारत की सभ्यता का पोषण किया है, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? किसका है यह कथन? राजीव गांधी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो पारितंत्र भी हम उसी को बोलते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र अन्योनाश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा जीव समुदाय और उसका वातावरण। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे बड़ी इकाई है फ्रेंड्स क्या? जीवमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा शैलयुक्त एक जीवनदायी परत होती है, जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। सामान्यतः जैव मंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहां जीवन पनपता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवमंडल। अगले प्रश्न पर आते हैं, जैव विविधता की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाल्टर रोजेन ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता की संकल्पना का प्रतिपादन वाल्टर रोजेन ने किया था। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों को कहा जाता है? तो सही उत्तर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉटस्पॉट।
अगले प्रश्न को हम देखते हैं, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूर्य से आने वाली यूवी यानी अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों का कितने प्रतिशत भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों का जो ओजोन परत द्वारा अवशोषण होता है लगभग समस्त रूप से 99%, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, द्रव पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है? तो द्रव पेट्रोलियम गैस है जिसे हम रसोई गैस के रूप में भी जानते हैं। यह वस्तुतः कई हाइड्रोकार्बनों गैसों का मिश्रण है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको घरों में खाना पकाने गर्म करने वाले उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल यह शीतलक के रूप में भी इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके प्रयोग से ओजोन परत को कोई नुकसान नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा, द्रव पेट्रोलियम गैस का मिश्रण है वो किस किस का है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, बायोगैस मुख्य घटक है किसका? तो बायोगैस विभिन्न घटकों का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः मीथेन गैस रहती है। इसके अतिरिक्त इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया आदि रहती हैं। तो मुख्य घटक इसका मीथेन है, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन बी हेलोक्लाइन। अगले प्रश्न पर आते हैं, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना है वो क्या है? मानव इतिहास की सबसे बड़ी आज तक की परमाणु दुर्घटना है, जो कब हुई थी कभी कभी पूछा जाता है। 25-26 अप्रैल को 1986, कब? 25-26 अप्रैल को 1986 की रात यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के रिएक्टर क्रमांक 4 में यह हुई थी। और इतनी अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ निकले थे जो हिरोशिमा एवं नागासाकी परमाणु हमले से कहीं 10 गुना ज़्यादा थे। इस दुर्घटना के बाद करीब 60,000 लोगों की जान मुश्किल से बची थी, जिन्हें अंतिम समय में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही उत्तर हो जाएगा, क्या यह एक नाभिकीय दुर्घटना है और कब हुई थी ये जरूर याद रखें, 25-26 अप्रैल को 1986 को, और कहाँ पे? यूक्रेन में। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में गलत कथन है। अगर मैं बात करूं गतिमान वायु में ऊर्जा होती है तो यह कथन सही है। अगर तीसरा ऑप्शन देखें गतिमान जल में ऊर्जा होती है तो यह कथन भी सही है। अगर पहले ऑप्शन पर जाएं ऊर्जा का मुख्य स्रोत वायु है तो यह कथन गलत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जो कि गलत कथन के रूप में है। और फ्रेंड्स आप जरूर बताएं 30 में से कितने प्रश्न बने, क्योंकि आप लोगों की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी किस तरह से चल रही है। लास्ट प्रश्न हम देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? और जो भी आपके सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन करें। तो विश्व में सर्वाधिक वन है वो कहाँ पे हैं? रूस में, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।